फिरोज, ये टाइम यूजुअली काफी ज्यादा बिजी रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक इन्वेस्ट नहीं किया होता है, स्पेशली सैलरीड क्लास जो है टैक्स बचाने के लिए। और मोस्टली ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अपने निवेश के फैसले भी इस टाइम पर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बाकी है जब आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना है। यूं तो हमारे पास टैक्स बचाने के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हम एटीसी का जिक्र करते हैं, और एटीसी में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको एक्सरसाइज कर सकते हैं तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं। जितना आसान लगता है कि हम एटीसी में 1.5 लाख की निवेश कर दें और टैक्स बचा दें, क्या वो वाकई इतना आसान है? हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना टैक्स बचाने के लिए क्या एडवाइजेबल रहता है? स्वाति जी, जैसे आपने कहा कि अब इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 महीना अप्रॉक्सीमेटली रह गया है, तो हड़बड़ी में डिसीजन लेना तो डेफिनेटली हानिकारक होता है लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो के लिए। एंड स्पेशली टैक्स एक इंसेंटिव होता है, बट वो एक प्राइम आधार नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट्स मैथ और मेरिट के बेसिस पे करने चाहिए, और टैक्स अगर बचत मिले तो दैट्स सोने पे सुहागा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमेशा जब भी आप एटीसी की बात करें तो आपको पहले तो 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। एक है इनवॉलंटरी, जहां ऑटोमेटिकली जैसे ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो आपकी सैलरियों से कटता है, वो एटीसी में ऑलरेडी शामिल होता है। तो ये हिसाब करना कि कितना बचा है, वो बचा हुआ अमाउंट सिर्फ निवेश करना है आपको, पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख में से ऑलरेडी इनवॉलंटरी मतलब ना चाहते हुए भी, ना इंटरफियर करते हुए भी लाख रुपए की अगर लिमिट ऑटोमेटिकली यूज हो चुकी है तो सिर्फ 50,000 का निवेश करना है। काफी लोग 1.5 लाख पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इस झड़बड़ी के चक्कर में ज्यादातर मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस प्लान्स काफी खरीदे गए हैं, और हजारों इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस प्लान्स को हमने इवैल्यूएट किया तो रिटर्न 3-4% है। तो टैक्स बचाने के चक्कर में आपने अपने पैसे को अंडर यूटिलाइज किया तो क्या बचा? सो यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फुलिश। तो हड़बड़ी में ना करें, और काफ़ी सारे माध्यम हैं जो अगले 10 साल की प्लानिंग आप आज बैठ के कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, फॉर एग्जांपल ईएलएसएस में। तो जल्दबाजी में ना करें, और एटलीस्ट इस साल अगर देर हो चुकी है तो ऐसे प्लान करेंगे अगले साल सेम गलती ना हो। फिरोज, जब टैक्स सेविंग की यहाँ पर बात आ रही है तो जैसा आपने बोला कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो हमारे मैंडेटरी होते हैं, मतलब आपको करने ही करने हैं, जिसमें आपने ईपीएफ का जिक्र किया। आजकल के टाइम में हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, डेफिनेटली लिक्विडिटी नहीं है उसमें। तो क्या ये एक सही तरीका हो सकता है नौकरी पेशा के लिए कि जो आपका जो फिक्स इनकम का कंपोनेंट है वो आपके पीएफ के जरिए पूरा हो रहा है, और बाकी जो है आप अगर इक्विटी में ही डालना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस में इक्विटी के जरिए एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि पीपीएफ एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है, या कोई और एक फिक्स्ड इनकम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें एक लंबे लॉक इन के साथ है, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं? आपका व्यू क्या होगा इसमें? स्वाति जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के 10 साल के पेपर से थोड़े से अधिक होते हैं, तो वो उसको टैक्स फ्री रिटर्न एंजॉय करना फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स लिमिट्स हैं, अभी लिमिट सेट हुई हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स फ्री इंटरेस्ट, बट आई थिंक जो भी टैक्स फाइल करते हैं 99.99% उस लिमिट के आगे नहीं जाते। सो आई थिंक पॉइंट 1, ग्रेट डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर श्योर। अगर आपका डेट ऑलरेडी टेकन केयर है फ्रॉम अ रिटायरमेंट स्टैंड पॉइंट, तो ऑब्वियसली जो बचा कुचा पैसा है उसको इक्विटी में ज्यादातर डालना चाहिए। जैसे कीर्तन भी कह रहे थे कि आपको पूरी एसेट एलोकेशन देखनी है, ना कि इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपकी डेट की हो रही है इनवॉलंटरीली, तो बाकी जो बचा है ईएलएसएस एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें आपको एटलीस्ट टैक्स एफिशिएंट तो है ही, उसकी रिटर्न्स 10% पे टैक्स होती हैं, 3 साल का ही लॉक इन है। काफी सारे और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 5 साल की लॉक इन के हैं, 15 साल के भी हैं। सो आई थिंक हर 3 साल में उसी पैसे को आप रिसाइकल करके वापस बेनिफिट ले सकते हैं। अगर एसआईपी का माध्यम से भी कर सकते हैं तो स्टैगर होकर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पॉइंट 1, यस, डेट के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, तो बचा कुचा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, उससे भी मैं सहमत हूं। और ईएलएसएस एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंटली आपको रिटर्न के आधार पर काफी ज्यादा रिटर्न मिली है विज़ावी द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। इनफैक्ट फिरोज, न्यू टैक्स रेजिम में जैसा हमने देखा कि डिडक्शन आप एटीसी की नहीं ले सकते हैं,
उस लिहाज से आपकी नजर में अगर जो लोग न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में, इनफैक्ट हर कोई यही कह रहा है कि क्योंकि टैक्स बजट नहीं है तो एक जो टैक्स पेयर है, जो एक निवेशक है बेसिकली, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपने जो फैसले लेगा, तो उसका फायदा आपको एएलएसएस को जाते हुए आप देख रहे हैं कि एएलएसएस को नॉट जस्ट ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लोग लेंगे, बट मोर ऑफ एक गोल ओरिएंटेड और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझेंगे। स्वाति जी, अगर टैक्स का जो कंपल्शन है या नई जो डिफॉल्ट स्कीम अब अगले साल से नई स्कीम होगी, न्यू रिजीम होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रीडम मिलेगा कि कौन से निवेश चूज करने हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और सबको अपने ड्राइवर सीट पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि टैक्स की बचत के चक्कर में कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये हो जाता है तो मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर ईएलएसएस के बियॉन्ड देखेंगे, क्योंकि 380 इक्विटी स्कीम म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, अब उसमें ईएलएसएस हैं आई थिंक 30-32। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये खुली छूट मिलती है तो आई थिंक पीपल विल लुक बियॉन्ड ईएलएसएस, क्योंकि बाकी स्कीमों में लॉक इन ही नहीं है। तो आई थिंक ईएलएसएस उसी माध्यम से देखा जाएगा कि टैक्स जो ओल्ड रिजीम में है, जो टैक्स की बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है ईएलएसएस। इफ यू आर एनीवेज ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ टैक्स, देन यू माइट एज वेल गो टू द रेस्ट ऑफ द इक्विटी फंड्स, जिससे बहुत बड़ी आर्मी ऑफ फंड्स हैं, उसमें से चुनाव करेंगे। दैट्स माई बिलीफ। अब रहा सवाल नई रिजीम का, तो ऑफ कोर्स एक दो डिडक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं नई रिजीम में। फिरोज, मतलब एनपीएस एज टैक्स सेवर, आपकी नजर में कीपिंग इन माइंड जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको इसमें क्या खासियत लगती है? या फिर अगर कुछ रकम माने 50,000 आप एनपीएस में डाल रहे हैं और वही रकम आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी नजर में आज के समय एक निवेशक को कहां पर ज्यादा मिल सकता है? देखिए, अगर हम बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी अगर इवैल्यूएट करें तो आई थिंक 9 से 10% की ही रिटर्न आ रही है एनपीएस में, इवन द एग्रेसिव ऑप्शन में। तो अगर म्यूचुअल फंड और डेट और इक्विटी को सेपरेट रखा जाए तो 12% कमाना इतना कठिन नहीं है। तो पोस्ट टैक्स अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो 3-4% ज़्यादा ही रिटर्न ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस बन सकती है। सो ऑलमोस्ट नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है टैक्स एडवांटेज को लेके भी ऑन द लॉन्ग टर्म। सो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। पॉइंट 2, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेक्शन मतलब 3 डिफरेंट सब सेक्शंस के तहत टैक्स की क्लेम हो सकती थी इधर, उसका ध्यान रखना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में पूरे तीनों सेक्शंस एंड सब सेक्शंस अवेलेबल थे। नई टैक्स रिजीम में भी एक सब सेक्शन अवेलेबल है 80CC-D2। अगर वो देखा जाए तो ये जो डिसएडवांटेज जो कीर्तन जी कह रहे थे कि 40% एन्युइटी खरीदना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाता है, क्योंकि जो नई टैक्स रिजीम में ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि 80CC-D का जो सबसेक्शन 2 है वो आज भी एप्लीकेबल है नई टैक्स रिजीम में। इसका ये मायना है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा अप टू 10% ऑफ बेसिक, वो आपको डिडक्टेबल है। तो उसमें आपको पहले दिन अगर 30% की टैक्स क्रेडिट मिल जाए तो वो जो एन्युइटी आप खरीदने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली फ्री एन्युइटी बन सकती है ओवर द लॉन्ग रन। सो दैट्स वन थिंग वी शुड हाईलाइट। 80CC-D का जो 1 है, CC-D जो 1 है, वो है कि आप 1.5 लाख में भी इसको काउंट कर सकते हैं 80C में, और सब सेक्शन 80CC-D 1B का जो है उसमें जो 50,000 अलग से मिलती है वो अलग है। सो 3 सब सेक्शंस हैं। ओल्ड रिजीम में तीनों एप्लीकेबल है, न्यू रिजीम में सिर्फ एक एप्लीकेबल है, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एम्प्लॉयर का 10% जो कंट्रीब्यूशन होता है बेसिक का, वो डिडक्टेबल है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 14% आज भी नई रिजीम में डिडक्टेबल है फ्रॉम योर इनकम। सो दैट्स वाई अभी भी एनपीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक एडवांटेज ये भी है कि वही फंड मैनेजर जिसके लिए आप 2% की फी देते हैं म्यूचुअल फंड में, रेगुलर ऑप्शन में, वही के वही फंड मैनेजर 100th कॉस्ट में अवेलेबल जरूर है आपको एनपीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कौन सा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो आखिरी वक्त में अपने लिए एक टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि हम बिल्कुल टुवर्ड्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो कहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा?
आई थिंक मेरी भी चॉइस ईएलएसएस ही होगी। अगर टैक्स सेविंग ना भी मिल रही होती तो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना मुनासिब है। सो ईएलएसएस अनडाउटेडली। और इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर डेट हैं, बाकी सब डेट हैं। और डेट में ऑफ कोर्स जैसे आपने भी कहा था स्वाति जी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं फ्रॉम अ टैक्स सेविंग स्टैंड पॉइंट। बट एक जो विकल्प आपको चुनना ही नहीं है वो हड़बड़ी में यूलिप ना खरीदें या फिर एंडावमेंट प्लान्स ना खरीदें, उसकी रिटर्न्स एबिस्मल